बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 5 दैट इज़ सेल साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल साइकिल को डिस्क्राइब करने से पहले यहाँ पे एक लाइफ की बेसिक जो फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक्स है वो बताई गई है। वो हमारे पास है जी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्शन अकर्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी द पार्ट्स ऑफ सेल सच एज क्रोमोसोम प्रोड्यूसेस द न्यू क्रोमोसोम, सेल प्रोड्यूसेस द न्यू सेल्स एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसेस द ऑफस्प्रिंग लाइक देमसेल्व्स। तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्या है, फंडामेंटल जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है लाइफ की, जिसे हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन। तो जिसमें जानदार जो है वो अपने जैसे जानदार क्या करते हैं, आगे जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है बच्चे सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल क्या होता है? एक सीरीज़ ऑफ चेंज है, सीक्वेंस ऑफ चेंजिंग्स, यानी इसमें सेल साइकिल के अंदर एक तरतीब के साथ, एक जो है वो सीक्वेंस के साथ क्या आ रही होती हैं, चेंजिंग्स आ रही होती हैं। उस वक्त से जब से सेल जो है ना क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, यानी फ्रॉम द टाइम, उस टाइम से जब एक सेल क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होने के बाद उसमें एक सीरीज़ के साथ, एक सीक्वेंस के साथ क्या आती हैं, उसमें चेंजिंग्स आती हैं। चेंजिंग्स आने के बाद सेल्स अपने आप को मुकम्मल तौर पे क्या करता है, डिवेल्प करता है, अपना साइज़ जो है वो अटेन करता है। इसके बाद सेल के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि माइटोसिस के बाद सेल जो है प्रोड्यूस करता है न्यू सेल्स। अब अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल के दो मेजर फेज़ हैं। एक को हम नाम देते हैं इंटरफेज़ का, दूसरे को हम नाम देते हैं माइटोटिक फेज़ का। माइटोटिक फेज़ जो है वो बेसिकली सेल साइकिल का एक शॉर्ट पीरियड है। अगर आप रिलेटिवली देखें तो हमारे पास जो शॉर्ट पीरियड है वो हमारे पास है जी माइटोटिक फेज़, जबकि इसके साथ जो अल्टरनेट होता है वो हमारे पास एक लॉन्ग फेज़ है, और उस लॉन्ग फेज़ को हम नाम देते हैं इंटरफेज़ का। और इंटरफेज़ में सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेल डिवीजन। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है जी, एक सेल साइकिल है, ये हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल साइकिल। तो अब इस यूकैरियोटिक सेल साइकिल को अगर आप देखें तो इसमें दो आपको जो है वो फेज़ नज़र आ रहे हैं। तो एक जो ये वाला फेज़ है, इस फेज़ को हम नाम देते हैं बच्चे किसका, एम फेज़ का या माइटोटिक फेज़ का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एक फेज़ है, इस फेज़ को हम नाम देते हैं इंटरफेज़ का। यानी सेल साइकिल का जो 90% फेज़ है, जो 90% फेज़ है वो बेसिकली हमारे पास है जी इंटरफेज़, और जो 10% आप समझ लें कि हमारे पास जो फेज़ है वो हमारे पास है माइटोटिक फेज़। तो रिलेटिवली अगर आप देखें तो हमारे पास जो शॉर्ट पीरियड है वो एम फेज़ है, और जो लॉन्ग फेज़ है वो हमारे पास है जी माइटोटिक फेज़ यानी एम फेज़। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्क्राइब करता रहता हूँ कि हमारे पास जो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है दैट इज़ डिफाइन सेल साइकिल। इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है कि इसमें दो मेजर फेज़ हैं, एक को हम इंटरफेज़ कहते हैं, दूसरे को हम नाम देते हैं एम फेज़ का। इसके बाद आपने करना है माइटोटिक फेज़। अच्छा, इंटरफेज़ में सेल क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, फॉर द सेल डिवीजन। इसके बाद इंटरफेज़, देखिए इंटरफेज़ के अंदर सेल ने क्या करने होते हैं, बहुत ही वेरियस जो फंक्शंस होते हैं इसने परफॉर्म करने हैं। तो इसलिए इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत क्या होती है, हाई होती है। अब इसके कौन से जो है ना वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अगर आप देखें तो इंटरफेज़ को हम आगे जो है वो 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं। जो मेजर इसके 3 फेज़ हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्या है जी, G1 फेज़ है, सेकंड जो है वो S फेज़ है, और थर्ड जो है वो हमारे पास है G2 फेज़। अच्छा, अगर आप देखें तो हमारे पास जो G1 फेज़ होता है इसके अंदर अभी हमने देखा कि हमारे पास जो इंटरफेज़ होता है, इंटरफेज़ के दौरान सेल ने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। अगर हम देखें तो इसके अंदर G1 फेज़ के अंदर जो बेसिकली क्या करता है, सेल जो है वो RNA को सिंथेसाइज़ करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज़ करता है, ऑर्गेनेली को जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से जो है वो एंजाइम बनाता है जो कि बेसिकली S फेज़ के लिए जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इसकी जो है वो एक्टिविटी, इसके जो है ना बहुत सारे क्या हैं फंक्शंस हैं। तो इन फंक्शन की वजह से इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हाई होती हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप अगर हम एस फेज़ की बात करें तो एस फेज़ में बेसिकली क्या होता है, एस फेज़ के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो DNA होता है उसकी क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है। और हर क्रोमोसोम जो होता है वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल हो जाता है। यानी अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल क्रोमोसोम है, इसके 2 जो है वो क्रोमाटिड्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसके जो क्रोमाटिड्स हैं वो क्या हो चुके हैं, डुप्लीकेट हो चुके हैं। तो एस फेज़ में क्या होता है, बेसिकली जो DNA होता है उसकी डुप्लीकेशन होती है। अगर आप इस बुक में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स की क्या होती है जी, यानी यहाँ पे डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम की। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हर क्रोमोसोम के पास जो है वो 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, DNA की जो है वो रेप्लिकेशन होती है।
यानी या डुप्लीकेशन। इसके बाद अगर आप देखें G2 फेज़ के अंदर, तो G2 फेज़ में सेल बेसिकली क्या करता है, प्रोटीन्स तैयार करता है। कौन सी प्रोटीन तैयार करता है, जो कि एसेंशियल होती हैं, जो कि नेसेसरी होती हैं फॉर द माइटोसिस, यानी कि सेल डिवीजन के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स को G2 फेज़ में जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो मैक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जो बेसिकली जो है ना ट्यूबुलेंट प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स बनाती हैं, और यही स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेल डिवीजन के लिए क्या होती हैं, नेसेसरी होती हैं। इसके बाद कहते हैं कि सम टाइम ऐसे होता है कि सेल जो है वो एक नॉन डिवाइडिंग फेज़ में इंटर हो जाता है, और उस नॉन डिवाइडिंग फेज़ को हम नाम देते हैं G0 फेज़ का। अब उस G0 फेज़ के अंदर सेल्स जो है वो परमानेंटली भी उसमें रह सकता है, उसके अंदर जो है वो टेम्पोरेरी भी उसके अंदर जो है वो स्टे कर सकता है। तो उस फेज़ को हम नाम देते हैं स्टेट ऑफ क्वाइसेंस, या उसे हम G0 फेज़ का नाम देते हैं। ठीक है, G0 फेज़ का नाम देते हैं। और इस फेज़ के अंदर जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में जो सेल्स होते हैं वो इस फेज़ में जब इंटर होते हैं, तो उसके बाद उस सेल्स की जो है वो डिवीजन स्टॉप हो जाती है। इसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि परमानेंटली इसमें रह सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो न्यूरॉन सेल्स हैं। इसी तरीके से ये MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि सेमी परमानेंट, यानी जो पार्शली तौर पे जो है ना क्या करते हैं, G0 फेज़ में रहते हैं। फॉर एग्जांपल लीवर सेल्स एंड किडनी सेल्स हैं। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। मैनी सेल्स, यानी बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं डू नॉट इंटर द G0 फेज़, जो G0 फेज़ में इंटर नहीं होते, बल्कि वो थ्रू आउट द लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में डिवाइड होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल सेल्स, और ये वो सेल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है वो स्किन को बनाते हैं। अच्छा, इसमें आपके सामने एक साइड बॉक्स है कि जो सेल साइकिल के अंदर इवेंट्स होते हैं ना, वो एक सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, वो एक यानी एक तरतीब के साथ हो रहे होते हैं, एक आर्डर के साथ होते हैं, एक डायरेक्शन के साथ होते हैं। एंड ईच इवेंट अकर इन अ सीक्वेंशियल फैशन, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवर्स द सेल साइकिल। ये आपके सामने जो है ना एक डायग्राम है बेसिकली हमारे पास सेल साइकिल की। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो फेज़ हैं, एक को हम कहते हैं इंटरफेज़, एक को हम कहते हैं एम फेज़। तो इंटरफेज़ का जो फर्स्ट फेज़ है उसे हम कहते हैं G1 फेज़। इसमें क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ऑर्गेनेली की सिंथेसिस होती है। जो सेल है वो क्या करता है, बेसिकली साइज़ में जो है वो ग्रो करता है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, एस फेज़ है। एस फेज़ में बेसिकली क्या होती है, डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, यानी कि DNA की रेप्लिकेशन होती है। और इसके अलावा सेल जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ करता है। और इसके साथ साथ जो है ना इसमें देखें ये जो क्रोमोसोम्स है इसकी क्या हो चुकी है, इसकी जो है वो यानी कि जो DNA है उसका जो है वो इसका जो क्रोमाटिड्स है वो डुप्लीकेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली जो है वो डुप्लीकेशन होती है क्रोमोसोम्स की, या हमारे पास DNA की जो है वो रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो G2 फेज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें मज़ीद जो सेल होता है वो साइज़ में इंक्रीज़ करता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होती हैं वो सिंथेसिस करता है, जो कि एसेंशियल होती हैं फॉर द माइटोसिस। इसके बाद सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है, और एक सेल से जो है वो दो सेल्स बन जाते हैं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि ड्रा द यूकैरियोटिक सेल साइकिल। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ G0 फेज़। तो G0 फेज़ आप बेटा क्या करेंगे, इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसके बाद आपके पास है G2 फेज़ है। अच्छा, ये जो साइड बॉक्स है ये बोर्ड के एग्जाम में MCQ आ चुका है कि इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग G2 फेज़ इट प्रिवेंट द सेल फ्राम अंडरगोइंग माइटोसिस। अगर यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी तो फिर आगे जो माइटोसिस है, माइटोसिस की जो डिवीजन है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ये MCQs के हवाले से आपने इसको देख लेना है। अच्छा, अब हम चलते हैं माइटोसिस की तरफ। सबसे जो फर्स्ट लाइन है ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि 1880s में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट है, इसका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग। इसने जो है ना बेसिकली क्या किया था, इसने जो है ना वाल्टर फ्लेमिंग ने ऑब्ज़र्व किया कि एक जो डिवाइडिंग सेल होता है, उस डिवाइडिंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक सीरीज़ ऑफ चेंजिंग से गुजर रहा होता है, जिसको इसने माइटोसिस का नाम दिया। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, डिफाइन माइटोसिस। माइटोसिस एक टाइप है सेल डिवीजन की, जिसमें एक सेल जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है, और उससे जो है वो दो डॉटर सेल्स बनते हैं। और हर सेल्स में जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी जितना पेरेंट्स के अंदर होंगे उतना ही डॉटर सेल्स के अंदर होंगे। अगर ये 46 क्रोमोसोम हैं तो ये डॉटर सेल्स के अंदर भी क्या होंगे, 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होंगे दोनों के अंदर। तो इसको हम नाम देते हैं माइटोसिस। यानी माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द डॉटर सेल। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल्स एंड जर्मलाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं, जो जर्मलाइन सेल्स हैं, जर्मलाइन सेल्स वो होते हैं जो गैमीट्स बनाते हैं, यानी जो सेक्स सेल्स बनाते हैं। सोमैटिक सेल्स में क्या होती है, माइटोसिस होती है, और जो जर्मलाइन सेल्स होते हैं उनमें क्या होती है, उनमें जो है वो मियोसिस होती है।
तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी के शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं दे डू नॉट अंडरगो प्रॉपर माइटोसिस। वाई? इसकी रीज़न यहाँ पे साइड बॉक्स में दी हुई है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। जब इनके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो इनके अंदर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स जो है ना, दे डू नॉट फॉर्म स्पिंडल फाइबर, दैट इज़ वाई दे डू नॉट अंडरगो माइटोसिस। इसमें बेसिकली क्या होती है, इसमें जो है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एक फेजेस ऑफ माइटोसिस है। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस में अगर आप देखें तो इसके 2 मेजर फेज़ हैं, एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको भी आपने अच्छे से करना है, डिफरेंस बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो अगर आप देखें कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चे, कैरियोकाइनेसिस में होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये आपके देखें कैरियो का मीन होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मीन होता है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं किसका, कैरियोकाइनेसिस का। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म की तो उसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे से करना है। अब हम देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस की जो है यानी अगर आप देखें तो हमारे पास जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस के जो है वो आगे हमारे पास 4 फेज़ हैं, एक को हम कहते हैं प्रोफेज़, दूसरे को हम कहते हैं मेटाफेज़, एनाफेज़ एंड टीलोफेज़। तो ये जो हमारे पास 4 फेज़ हैं, ये बेसिकली हमारे पास देखें ये जो हमारे पास सेल साइकिल है इसके 2 मेजर फेज़ हैं, एक को हम कहते हैं जी इंटरफेज़, एक को हम कहते हैं माइटोटिक फेज़। तो जो हमारे पास इंटरफेज़ है इसके जो मेजर फेज़ हैं वो है जी G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आपके पास एक G0 फेज़ है जो कि प्रॉपर हमारे पास ये 3 है। इसके बाद जो माइटोटिक फेज़ है इसको हम डिवाइड करते हैं 2 फेज़ के अंदर, एक को हम कहते हैं जी कैरियोकाइनेसिस, एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को हम डिवाइड करते हैं किस में, प्रोफेज़ में। इसके अलावा मेटाफेज़ है, एनाफेज़ है और टीलोफेज़ है। यानी जो कैरियोकाइनेसिस है ना, कैरियोकाइनेसिस इसमें हमारे पास जो इस कैरियोकाइनेसिस है इसके जो 4 फेजेस में से फर्स्ट फेज़ है प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ और टीलोफेज़। जबकि जो साइटोकाइनेसिस है इसमें हमारे पास क्या है जी, एक प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस जो होती है वो फ्रेगमोप्लास्ट के थ्रू होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है वो होती है जी क्लीवेज फरो के थ्रू। अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोफेज़। प्रोफेज़ जो है वो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एक लूज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमाटिन का नाम देते हैं। क्रोमाटिन बाद में जो है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो इंटरफेज़ का जो एस फेज़ होता है वहाँ होती है। इसके साथ साथ जो हर क्रोमोसोम्स होता है उसके दरमियान में क्या होता है जी, सेंट्रोमेयर। यानी कि ये क्रोमोसोम है तो इसके दरमियान में ये हमारे पास क्या है जी, सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर है, इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है जिसे हम कहते हैं कैनेटोकोर। ये वो यानी कि आपके पास पॉइंट होता है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच होती हैं। यह एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कैनेटोकोर, इसको आपने कर लेना है। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ अ कैनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर। कैनेटोकोर इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज़ इट इज़ द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ये वो मकाम होता है जहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स जो है वो अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्पिंडल फाइबर्स। तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द क्या होते हैं हमारे पास, होते हैं जी सेंट्रियोल्स, और उन 2 सेंट्रियल्स को हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं अपने आप को पहले क्या करते हैं यानी रेप्लिकेट करते हैं। इसके बाद ये जो अपोजिट पोल्स होते हैं उन अपोजिट पोल की तरफ चले जाते हैं, उन अपोजिट जो है वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से फिर क्या निकलती हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं, और वो स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली जो है ना वो अरेंज करती हैं क्रोमोसोम्स को। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम से इसको शो किया हुआ है। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास क्या है जी, प्रोफेज़ है। तो प्रोफेज़ में जो क्रोमाटिन है ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, और जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो भी अपने आप को क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि ये अपनी कापी बनाते हैं। इसके बाद ये जो इसके पोल्स होते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इसमें जो है वो मज़ीद आपके पास जो प्रोफेज़ है यानी ये इसका जो है ये फ़र्स्ट फेज़ समझ लें इसका, और ये इसका जो है वो मिडिल हो गया, और ये इसका जो है वो लेट फेज़ है। तो इसके अंदर मज़ीद ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये मज़ीद साइज़ में क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं, और जो क्रोमोसोम्स है उनकी यहाँ पे प्रॉपर क्या हो जाती है, कंडेंसेशन जो है वो हो जाती है। और इसके बाद हमारे पास है जी यहाँ अगर आप देखें तो इसमें जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप है ये क्या हो जाता है, इसमें जो है वो ब्रेक हो जाता है, और न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो मेटाफेज़ है, मेटाफेज़ यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये मुकम्मल तौर पे जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और इसके साथ साथ ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम बिल्कुल सेल का जो इक्वेटर होता है यहाँ पे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं मेटाफेज़ प्लेट का, जिसे हम नाम देते हैं किसका, मेटाफेज़ प्लेट का। इसके बाद अगर हम एनाफेज़ की तरफ जाएँ तो अच्छा, इसके अलावा इसमें ये
जो आपके पास स्पिंडल फाइबर्स होती हैं जो कि क्रोमोसोम्स की कैनेटोकोर से अटैच होती हैं, इन्हें हम कैनेटोकोर जो है वो स्पिंडल फाइबर्स का नाम देते हैं। और कुछ ऐसी यानी कि फाइबर्स होती हैं जो आपस में क्या होती हैं, अटैच होती हैं, और उनको हम नाम देते हैं नॉन कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स का। अच्छा, प्रोफेज़ में जो ख़ास पॉइंट आपने याद रखने हैं कि हमारे पास एक तो ये है कि ये स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं, और जो कंप्लीट सेट होता है स्पिंडल फाइबर्स का उसको हम नाम देते हैं माइटोटिक स्पिंडल। इसके साथ साथ प्रोफेज़ में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये ख़त्म हो जाता है, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो उसमें जो है वो बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है मेटाफेज़। मेटाफेज़ में जो क्रोमोसोम में अपने आप को क्या करते हैं, इक्वेटर के ऊपर अरेंज करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद हमारे पास आता है जी एनाफेज़। तो एनाफेज़ में क्या होता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम बेसिकली जो कैनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं जो क्रोमोसोम के कैनेटोकोर से क्या होती हैं, यानी कि ये जो अटैच होती हैं ना, तो ये जो एक क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम दरमियान से जो है ना क्या होगा, डिवाइड होगा। और डिवाइड होने की वजह से ये जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करती हैं कि इन यहाँ पे जो क्रोमोसोम यानी कि क्रोमाटिड्स थे ये डिवाइड होंगे, और यहाँ पे जो है ना यानी कि एक जो क्रोमाटिड्स है, यानी कि यहाँ पे जब डिवाइड होंगे तो यहाँ पे यानी कि ये एज अ क्रोमोसोम्स की शक्ल में यहाँ से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये होता है कि जो यहाँ पे हमारे पास क्रोमाटिड्स हैं ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो इसमें जो सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि सेपरेट जो है वो हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टीलोफेज़। टीलोफेज़ जो है, टीलोफेज़ जो है बेसिकली हमारे पास रिवर्स है किसके, प्रोफेज़ के। टीलोफेज़ में ये होता है कि जो न्यूक्लियोलस है ये दोबारा बन जाता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये भी दोबारा बन जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ जो सेल की डिवीजन है वो यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट हो जाती है। और एक जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है जिसको हम नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस का। अगर हम प्रोफेज़ की समरी देखें तो प्रोफेज़ में बेसिकली क्या होता है, एक तो क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। दूसरा ये है कि इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी डिसअपेयर हो जाता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो भी ख़त्म हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर इसमें बनती हैं। जबकि टीलोफेज़ के अंदर इसके रिवर्स है। टीलोफेज़ में न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा बनता है, न्यूक्लियस भी दोबारा आ जाता है, और इसके साथ साथ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्या होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, क्लीवेज होती है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, और इसमें देखें बाहर से क्या होती है, यानी कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ सेल क्या करता है, डिवाइड करता है, और एक सेल से जो है वो दो सेल बन जाते हैं। इसको हम नाम देते हैं क्लीवेज फारो का। जबकि जो दूसरा आपके पास प्लांट सेल है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो गाल्गी वेजिकल हैं वहाँ से वेजिकल्स आती हैं, और वो वेजिकल बिल्कुल सेल के सेंटर में अरेंज होती हैं। फाइनली ये जो गाल्गी वेजिकल्स हैं ये आपस में फ्यूज़ होकर एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क बनाती हैं, जिसे हम सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट का नाम देते हैं, और जिससे एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो माइटोसिस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन सबसे पहले जो माइटोसिस है वो जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसमें बड़ा जो है वो रोल प्ले करती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो सेल रिप्लेसमेंट है, रीजनरेशन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। देखिए हमारे पास एक जाइगोट है, ठीक है, यानी जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो उस दौरान तो वैसे म्यूसिस होती है, लेकिन जब जाइगोट बनता है यानी हमारे पास फर्स्ट सेल है, उसके बाद उसमें माइटोसिस होती है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार बनते हैं, चार से आठ। तो इस तरीके से माइटोसिस के नतीजे में जो ऑर्गेनिज़म्स होता है ना, उस ऑर्गेनिज़म की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है उसमें भी क्या होती है, माइटोसिस होती है। और इसके यानी कि एक साल का बच्चा होता है, फिर वो मज़ीद 2 साल का हो जाता है, उसकी जो लेंथ में इजाफा होता है, उसकी जो हाइट में इजाफा होता है, वो बेसिकली उसमें जो डिवीजन हो रही होती है उस डिवीजन को हम नाम देते हैं माइटोसिस का। इसी तरीके से जो हमारे पास है जी सेल रिप्लेसमेंट, जो हमारे जिस्म के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हमारे पास स्किन है, और इसी तरीके से हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके जो पुराने सेल्स हैं वो उतरते रहते हैं और उसकी जगह जो नए सेल्स बनते रहते हैं। जिस तरह हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल हैं, प्लेटलेट्स हैं, यानी कि अगर आप रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उसका जो ड्यूरेशन है वो 4 मंथ होता है। उसके बाद जो पुराने सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। इसी तरीके से जो कुछ इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं,
लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जिसमें आपको मिसाल दी हुई है स्टार फिश की, इसके जिस्म का कोई भी पार्ट अगर क्या हो जाए, अलहदा हो जाए, तो वो नया पार्ट जो है वो दोबारा आ जाता है। जिस प्रोसेस के थ्रू वो दोबारा आता है उस प्रोसेस को भी हम नाम देते हैं माइटोसिस का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की दो मेन टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल और एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल में दो जानदार हिस्सा लेते हैं और एसेक्सुअल में एक ही जानदार हिस्सा लेता है और अपने ही जैसा जो है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या होती है, माइटोसिस होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है बडिंग यानी हाइड्रा की। तो हाइड्रा में बेसिकली क्या होता है, हाइड्रा के अंदर जो है वो एक छोटा सा बड बनता है, वो बड जो है ना मज़ीद साइज़ में इंक्रीज़ करता है। तो इस दौरान जब सेल इसके इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को भी हम नाम देते हैं माइटोसिस का। और फाइनली जब ये बड मुकम्मल हो जाता है तो ये पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एरर इन माइटोसिस। तो ये जो पैराग्राफ है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, अब हम एरर इन माइटोसिस की बात करते हैं। ये जो माइटोसिस है, अगर माइटोसिस के कंट्रोल में कोई एरर आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो उसको हम नाम देते हैं कैंसर का। अच्छा, हमारे पास एक सेल्स के अंदर जो भी काम हो रहे होते हैं, यानी कि जो एक सेल जो होता है ना, कि सेल ने कितनी टाइम जो है वो डिवाइड होना है, और इस यानी कि नंबर ऑफ़ माइटोसिस हो गई या टाइमिंग हो गई माइटोसिस की, कि एक सेल ने कितने टाइम के बाद डिवाइड होना है और कितनी यानी मरतबा उसने डिवाइड होना है। तो इन तमाम एक्टिविटी को जो कंट्रोल करते हैं वो बेसिकली जो जीन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। समटाइम्स जो है ना उन जीन्स के अंदर म्यूटेशन आ जाती है, और म्यूटेशन आने की वजह से सेल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड होना शुरू कर देते हैं, जिससे कुछ अब नॉर्मल सेल्स बन जाते हैं। अनकंट्रोल उनकी जो है वो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं ट्यूमर्स का। अगर वो ट्यूमर्स अपनी जो एक्चुअल लोकेशन होती है, जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, वहाँ पे रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर। अगर यही ट्यूमर्स जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाएं, यानी कि वहाँ से टूट कर जिस्म के दूसरे हिस्सों में जो है वो फैल जाएं, तो उसको हम नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का या कैंसरस ट्यूमर का। तो ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेंड करते हैं कैंसर सेल को जिस्म के दूसरे हिस्सों में, जहाँ जाके ये दूसरे जो है वो ट्यूमर्स बनाना शुरू कर देते हैं, और इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस या स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। तो ये जो पैराग्राफ है ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसको आपने पहले ट्यूमर करना है, यहाँ से लेकर आपने इसको यहाँ तक करना है, फिर बिनाइन ट्यूमर है, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है, फिर मेटास्टेसिस है, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी म्यूसिस। देखिए, म्यूसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल जो है अपने आप को डिवाइड करता है, और इससे जो है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड मींस द सेल जिसमें क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अगर ये पेयर की फॉर्म में होंगे तो उसे हम नाम देंगे डिप्लॉइड सेल्स का। अगर क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स की फॉर्म में नहीं होंगे तो उसको हम नाम देंगे हैप्लॉइड का। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है और इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। तो म्यूसिस का दूसरा नाम जो होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। माइटोसिस को हम नाम देते हैं इक्वेशनल डिवीजन का। देखिए, 1876 में फर्स्ट टाइम एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्डविग ने म्यूसिस को जो है वो डिस्कवर और इसने जो है इसको डिस्क्राइब किया। अच्छा, इसके जो प्रीपरेटरी स्टेप्स होते हैं ये बेसिकली जो माइटोसिस का इंटरफेज़ है उसके साथ क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इंटरफेज़ को हम डिवाइड करते हैं सेम 3 फेजेज़ में, जिसे हम कहते हैं G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। इंटरफेज़ के बाद हमारे पास जो है वो आता है जी म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। अच्छा, म्यूसिस 1 के अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इस स्टेप के अंदर यानी म्यूसिस के इस स्टेप के अंदर जेनेटिक वेरिएशन जो है वो जनरेट होती हैं। म्यूसिस 1 को 2 मेन स्टेप्स में हम क्या करते हैं जी, डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को हम आगे जो है वो सब डिवाइड करते हैं, यानी कि जो कैरियोकाइनेसिस है म्यूसिस 1 का, इसको हम आगे सब डिवाइड करते हैं प्रोफेज़ 1 में, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 एंड टेलोफेज़ 1। अच्छा, जो प्रोफेज़ 1 है, प्रोफेज़ 1 जो है वो म्यूसिस का लॉन्गेस्ट फेज़ है, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस फेज़ के अंदर, इस स्टेज के अंदर जो क्रोमाटिन होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। अच्छा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू लाइन अप होते हैं और एक पेयर बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। और होमोलोगस क्रोमोसोम का जो हर पेयर होता है उसे हम नाम देते हैं बाइवेलेंट का। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। और हर बाइवेलेंट के पास 4 जो है वो क्रोमाटिड्स होते हैं, 4 क्रोमाटिड्स होते हैं, जिसे हम नाम देते हैं टेट्राड्स का।
अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो लेंथ वाइज सर्टेन पॉइंट्स पे अटैच होते हैं और उन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट को हम नाम देते हैं कयास्मेटा का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो अपने जो सेगमेंट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं इस एक प्रोसेस के थ्रू जिसे हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर का। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इन 1911 में एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट हैं थॉमस हंट मॉर्गन, इसने जो है ना एक फ्रूट फ्लाई ड्रासोफिला मेलानोगास्टर में जो है वो क्रॉसिंग ओवर का जो फिनोमेना है उसको इसने ऑब्जर्व किया। तो बेसिकली जो साइंटिफिक नेम है फ्रूट फ्लाई का ड्रासोफिला मेलानोगास्टर, ये आपने एमसीक्यूज़ के हवाले से देख लेना है। तो प्रोफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मज़ीद क्या होते हैं, यानी कि कंडेंस होते हैं। जो न्यूक्लियोलाई है ये डिसअपीयर हो जाता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अच्छा, टीलोफेज़ इसके अलावा हमारे पास है जी मेटाफेज़ 1, सॉरी हमारे पास है मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं ये इक्वाटोरियल प्लेन के ऊपर क्या करते हैं, अपने आप को अरेंज करते हैं, यानी कि दे फार्मिंग अ मेटाफेज़ प्लेट। द पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलॉन्ग द इक्वाटोरियल प्लेन एंड फार्मिंग द मेटाफेज़ प्लेट। अच्छा, एनाफेज़ 1 में क्या होता है कि जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि एक पेयर जो होता है उसमें से हर एक क्रोमोसोम को ये अपनी अपने पोल की तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, जिससे 2 हैप्लॉइड सेट्स जो है वो बन जाते हैं। और हर क्रोमोसोम के पास एक सिस्टर इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स कंटेन अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड, यानी ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड्स। हर एक क्रोमोसोम के पास सिस्टर क्रोमाटिड्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, टीलोफेज़ जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली रिवर्स होता है किसके, प्रोफेज़ के। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमाटिड्स। स्पिंडल फाइबर जो स्पिंडल नेटवर्क है ये डिसअपीयर हो जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये बन जाता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द क्रोमाटिन। इसके बाद हमारे पास है जी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में जो एक सेल होता है वो डिवाइड होकर 2 सेल में जो है वो तकसीम हो जाता है। अच्छा, आफ्टर म्यूसिस 1 यानी कि म्यूसिस 1 के बाद हमारे पास बोथ जो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होते हैं ये एक पीरियड ऑफ रेस्ट में इंटर होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज़ 2। तो ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरकाइनेसिस या इंटरफेज़ 2। द इंटरफेज़ 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज़ ऑफ माइटोसिस एंड म्यूसिस बिकॉज देयर इज़ नो एस फेज़, इसमें कोई एस फेज़ नहीं होता, एंड सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग दिस स्टेज, और इस स्टेज के ऊपर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन भी नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं म्यूसिस 2 की। म्यूसिस 2 जो होती है बेसिकली इट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ म्योसिस और दैट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। और ये किससे मिलता है, ये माइटोसिस से ही बिल्कुल सिमिलर होता है, उससे ये मिलता जुलता है। इसको मज़ीद हम क्या करते हैं, सब डिवाइड करते हैं प्रोफेज़ 2 में, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़ 2। अच्छा, प्रोफेज़ 2 में क्या होता है, प्रोफेज़ 2 टेक मच लेस टाइम एज़ कम्पेयर टू द प्रोफेज़ 1। इस फेज़ में जो न्यूक्लियोलाई है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डिसअपीयर हो जाता है, क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है और जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये पोलर रीजन की तरफ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बना देते हैं। इसके बाद हमारे पास है मेटाफेज़ 2। मेटाफेज़ 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली अटैच होते हैं कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स के साथ और ये अपने आप को अलाइन करते हैं सेल के इक्वेटर पे। इसके बाद हमारे पास है जी एनाफेज़ 2। एनाफेज़ 2 में क्या होता है कि जो सेंट्रोमेयर है ये क्लीव यानी डिवाइड होता है और सिस्टर क्रोमाटिड्स जो होते हैं ये दे पुल्ड अपार्ट, इनको जो है वो पोल्स की तरफ जो है वो खींचा जाता है। द सिस्टर क्रोमाटिड्स आर नाउ कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमोसोम्स एंड दे पुल टुवर्ड द अपोजिट पोल। इसके बाद हमारे पास है जी टीलोफेज़ 2। टीलोफेज़ 2 में क्या होता है कि क्रोमोसोम की अनकॉइलिंग होती है क्रोमाटिन में, जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा बन जाता है। इसके अलावा क्या होता है जी, जो हमारे पास है क्लीवेज या सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और बिल आखिर फाइनली जो होता है वो हमारे पास इट प्रोड्यूसेस अ टोटल 4 डॉटर सेल्स ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। एक जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं ऑगस्ट वेज़मैन ने 1890 में डिस्क्राइब किया कि जो म्योसिस है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन और इनहेरिटेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। ये ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स जो तादाद है उसको मेंटेन करती है, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो वेरिएशंस होती हैं उन वेरिएशन को भी ये प्रोड्यूस करती है।
अच्छा, इसमें हमने ये देखा कि जो म्यूसिस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ह्यूमंस के अंदर जो डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल्स होते हैं या जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, इनमें क्या होती है, म्यूसिस होती है। म्यूसिस से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, और ये मेल और फीमेल के जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं ये आपस में यूनाइट करते हैं, जिससे डिप्लॉइड क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और इसमें रिपीटेड क्या होती है, माइटोसिस होती है, और इससे एक न्यू जो है डिप्लॉइड ह्यूमंस जो है वो बनता है। यानी कि ये हमारे पास क्या है जी, डिप्लॉइड मेल और क्या हमारे पास फीमेल है। इसमें क्या होगी, म्यूसिस होगी, इससे क्या बनेंगे, हैप्लॉइड जो है वो स्पर्म्स बनेंगे, जिसमें 23 क्रोमोसोम्स है, इसमें भी 23 हैं। तो इससे जो हमारे पास क्या बनेगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगी, जिससे जो है वो हमारे पास एक जाइगोट बनेगा, जिसमें दोबारा क्या हो जाएंगे, 46 जो है वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ हैप्लॉइड फंजाई और प्रोटोजोन्स हैं। तो इसमें क्या बनते हैं, इसमें जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये एक साइकिल, लाइफ साइकिल शो करते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें दो जनरेशन होती हैं, एक हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में म्यूसिस के थ्रू क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स से हमारे पास बनते हैं गमीटोफाइट। ठीक है, गमीटोफाइट के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। एक होता है मेल गैमेट्स, एक हमारे पास होता है मेल गैमेट्स, एक फीमेल गैमेट्स। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं, इससे जाइगोट बनता है। तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती है, जिससे क्या बनता है, हमारे पास स्पोरोफाइट बनता है। इसके बाद हमारे पास है जी प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, सेकंड स्टेप है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, म्यूसिस के दौरान हर पेरेंट के जो क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं, उनमें क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और उस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में उसमें क्या आती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं। और जब गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उससे जाइगोट बनता है, और वो जो जाइगोट होता है वो बोथ पेरेंट्स से क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो जेनेटिक मेकअप जो है वो डिफरेंट होता है। और वो जो उसके अंदर एक बेटर जो जेनेटिक मेकअप होता है, वो उस जानदार को इस काबिल बनाता है कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है वो उसके मुताबिक अपने आप को क्या कर सके, एडजस्ट, वो अपने आप को उस माहौल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी एरर इन मियोसिस। ये भी इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस है। एक आपके पास है जी डिसजंक्शन, और एक है नॉन डिसजंक्शन। देखिए, जब सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो नॉर्मल होती है तो इसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। अगर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो अब नॉर्मल होगी तो उसको हम नाम देंगे नॉन डिसजंक्शन का। यानी अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें से ये नॉर्मली जो है वो क्या करें, सेपरेट हो जाएँ ड्यूरिंग एनाफेज, तो इसको हम नाम देंगे, इसको जो है वो हम नाम देंगे किसका, डिसजंक्शन का। ठीक है, डिस्टिंक्शन, यानी कि सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अगर नॉर्मल है 46 से 23 है, तो उसको हम नाम देंगे किसका, डिसजंक्शन का। अगर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो, अब नॉर्मल हो, एक तरफ 22 हो, एक तरफ जो है वो 24 हो, तो उसको हम नाम देंगे यानी कि जो है वो नॉन डिसजंक्शन का। या एक तरफ जो है वो 23 हों या 22 हों, तो उसको हम नाम देंगे किसका, नॉन डिसजंक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड म्यूसिस। देखिए, एक तरफ हमारे पास है जी म्यूसिस है, एक तरफ हमारे पास क्या है, माइटोसिस है। तो सबसे पहला जो हमारे पास है इसमें कंपैरिजन है कि जी इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पेयर नहीं बनाते, बल्कि इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है। यानी म्यूसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है और माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। इसमें जो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज होते हैं। इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज होते हैं। अच्छा, इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जिससे सिंगल क्रोमाटिड्स जो है वो अपने जो है अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने पोल्स की तरफ जाते हैं। इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर क्रोमोसोम के पास एक सिंगल क्रोमाटिड होता है। इसमें जो डॉटर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हर क्रोमोसोम के पास 2 क्या होते हैं, क्रोमाटिड्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है जी अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है ये दो फिनोमेना हैं जिनमें सेल्स की क्या होती है, डेथ होती है। अपोप्टोसिस में सेल्स की एक प्रोग्राम, एक आर्डर के साथ, एक सीक्वेंस के साथ क्या होती है, सेल डेथ होती है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर सेल्स और टिश्यू की एक्सीडेंटल जो है वो डेथ होती है। इसमें सीक्वेंस होती है, इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होती। तो अपोप्टोसिस बेसिकली क्या है, ये एक मेन टाइप है ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें होता क्या है, ड्यूरिंग अपोप्टोसिस जो सेल होता है वो श्रिंक करता है, क्योंकि सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन को ब्रेक करते हैं, और उसको ब्रेक करने की वजह से उसके अंदर जो क्रोमेटिन बॉडीज़ होती हैं और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो भी क्या करता है, बेसिकली जो है वो ब्रेक करता है। इट्स क्रोमाटिन अंडरगो कंडेंसेशन, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, उसका जो क्रोमाटिन होता है उसमें क्या होती है, कंडेंसेशन होती है, जबकि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो क्या करता है, ब्रेक करता है। जो न्यूक्लियस होता है वो एक क्रोमाटिन बॉडीज़ में जो है वो डिस्पर्स हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर बड्स बनाती हैं, जिसे हम ब्लेब्स का नाम देते हैं। ये ब्लेब्स जो होती हैं बेसिकली
जब सेल से अलग होती हैं तो उनको हम नाम देते हैं अपोप्टोटिक बॉडीज़ का, जिन्हें दूसरे सेल जो है वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोज कर लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अपोप्टोसिस उस वक्त होता है जब सेल जो है वो डैमेज होता है या उसे कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, यानी उसे जो है वो कोई स्ट्रेस कंडीशन होती है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती या कोई और प्रॉब्लम होता है। तो अपोप्टोसिस बेसिकली क्या करता है कि जो डैमेज सेल होते हैं उनको रिमूव कर देता है ताकि वो न्यूट्रिशन को हासिल ना कर सकें या कोई इन्फेक्शन ना फैला सकें। अपोप्टोसिस का एडवांटेजेस होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल जब फिंगर की फॉर्मेशन होती है तो उस दौरान क्या होता है, बेसिकली अपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है ताकि जो डिजिट्स होती हैं, जो फिंगर्स होती हैं, वो आपस में क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं, तो उनके दरमियान जो झिल्ली है वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अच्छा, नेक्रोसिस जो है ये एक एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल्स और लिविंग टिश्यू की। तो नेक्रोसिस बेसिकली क्या है, लेस सीक्वेंशियल होता है एज़ कम्पेयर टू द अपोप्टोसिस। इसके बहुत सारे काजेज़ हैं जिसमें हमारे पास है जी इंजरी की वजह से नेक्रोसिस हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन है, कैंसर है और हैपोक्सिक यानी कि लेस ऑक्सीजन है, या स्पाइडर बाइट जो है आल्सो कैन काज नेक्रोसिस। नेक्रोसिस में आल्सो भी अकर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर केयर टू द वाउंड साइड। तो इसकी जो मेन काजेज़ हैं वो हमारे पास है जी, इंजरी है, इन्फेक्शन है, कैंसर है, हैपोक्सिक इन्वायरमेंट है जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, स्पाइडर बाइट है, और जो वाउंड होता है, जो ज़ख़म है, उसकी अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते तो इससे भी नेक्रोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा, नेक्रोसिस का प्रोसेस क्या है? नेक्रोसिस के दौरान हमारे पास जो लाइसोसोम है, बेसिकली एक ऑर्गेनेली है, इसके पास स्पेशल एंजाइम होते हैं और ये एंजाइम क्या करती है, रिलीज़ करती है। तो ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, ये सेल्स के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, और इसके साथ साथ कुछ एंजाइम जो है वो सेल्स से बाहर भी इनको रिलीज़ किया जाता है जो सराउंडिंग सेल्स को ब्रेक कर देते हैं। वो सेल्स जो डाई होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ नेक्रोसिस, उनमें कुछ हार्मफुल केमिकल जो है वो रिलीज़ करते हैं, और वो हार्मफुल केमिकल जो है वो अदर सेल्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, ये डैमेज कर देते हैं। माय डियर, आपसे इल्तमास है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू वेरी मच।